चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो आखिर ये है क्या? इट इज़ द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज। पर चार्ज क्या है? चार्ज एटम की एक प्रॉपर्टी है, या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जो चार्जेस लाइक यानी एक जैसे होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो चार्जेस अनलाइक होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसकी ऐसा यूनिट कूलम है। इसको कैपिटल C के सिंबल से और चार्ज को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटम 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज्ड होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज्ड होते हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। ना तो वो पॉजिटिव होते हैं ना तो वो नेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है और 1 कूलम चार्ज के अंदर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। पर अगर आपसे कोई प्रोटॉन्स का चार्ज पूछे तो बस आपको इलेक्ट्रॉन के चार्ज में से नेगेटिव को हटा देना है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नंबर में प्रेजेंट होते हैं। चार्ज के बेसिस पर इलेक्ट्रिसिटी को 2 टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी, ये फ्लो नहीं होती। इसका सबसे बेसिक एग्जांपल है प्लास्टिक की स्केल। जब हम उस प्लास्टिक स्केल को बाल में घिसते हैं, उसके बाद छोटे छोटे पेपर पीसेस के पास लेकर आते हैं तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, जो भरपूर मात्रा में कंडक्टर्स में अवेलेबल होते हैं, और इसी बेसिस पर गुड और बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को डिफरेंशिएट किया जाता है। जैसे प्लास्टिक में बिल्कुल भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं तो वो बैड कंडक्टर हुआ, और सिल्वर में सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो वो बेस्ट कंडक्टर है, फॉलोड बाय कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। जब चार्ज एक डायरेक्शन में मूव करता है तब उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। करंट की डेफिनेशन होती है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मैथमेटिकली करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट को I कैपिटल I से डिनोट करते हैं और चार्ज को कैपिटल Q से और टाइम को स्मॉल t से। तो फॉर्मूला बन गया I इज इक्वल्स टू Q/T। इसकी SI यूनिट एम्पियर होती है। इसे कैपिटल A से डिनोट किया जाता है। एम्पियर की छोटी वैल्यू को मिली एम्पियर और उससे छोटी माइक्रो एम्पियर में शो किया जा सकता है। तो आखिर करंट को मेजर कैसे करते हैं? उसके लिए एक डिवाइस का यूज किया जाता है जिसे एमीटर कहते हैं, जिसे DC डायरेक्ट करंट जो बैटरीज वगैरह में होता है और AC अल्टरनेटिंग करंट आपके घर की मेन लाइन में होता है, उसे एम्पियर में नापा जा सकता है। एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और इसको हमेशा सीरीज में लगाया जाता है सर्किट में। जैसे हमारे पास ये सर्किट है जिसमें बल्ब, बैटरी और स्विच है, तो हम एमीटर को लाइन में सीरीज में जोड़ देंगे। हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से एमीटर का पॉजिटिव जुड़ता है और नेगेटिव से बैटरी का नेगेटिव। एमीटर का सिंबल कैपिटल A सर्कल में होता है जिसके 2 तरफ से वायर निकले होते हैं। दोस्तों, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर उनके फ्लो की कोई डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन बनाने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है, जो कि हम पावर सप्लाई के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैटरी। इसको समझने के लिए एक कॉमन एग्जाम्पल है, अगर 2 बीकर आपस में कनेक्टेड हैं और उसमें सेम लेवल का पानी भरा हुआ है तो पानी इधर उधर नहीं जाएगा। पर अगर मैं एक बीकर को थोड़ा खाली कर दूं तो फिर जिस बीकर में पानी ज्यादा होगा उधर से कम पानी वाले बीकर में फ्लो होगा। और अगर ऐसे ही हम एक कंडक्टर में बैटरी को कनेक्ट कर दें तो क्या होगा ना, बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो कंडक्टर है उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे और दूसरी तरफ तो नेगेटिव टर्मिनल है। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर के कारण नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी इसी तरफ आएंगे और ये प्रोसेस चलती रहेगी एंड करंट फ्लो होता रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल V से डिनोट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन होती है वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर।
पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट वोल्ट होती है। 1 वोल्ट की डेफिनेशन है when 1 joule work is done in carrying 1 coulomb of charge, then potential difference is called 1 volt. पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और इसको सर्किट में हमेशा पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। इसका सिंबल सर्कल के अंदर लिखा V होता है। जैसे यहाँ पर ये सर्किट है तो इसमें हम वोल्ट मीटर को ऐसे कनेक्ट कर देंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। अगला इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ओम्स लॉ। हम इस बार 2 कंडीशन बनाते हैं, कंडीशन A एंड कंडीशन B। कंडीशन A में पानी की हाइट में थोड़ा कम डिफरेंस है और कंडीशन B में ज़्यादा है। तो बताओ किस कंडीशन में पानी जल्दी फ्लो होगा? ऑब्वियसली कंडीशन B में, क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा है। ऐसा ही कुछ बोलता है ओम्स लॉ। जब V यानी पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है तब I यानी कि करंट का रेट ऑफ फ्लो भी ज़्यादा होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी कम होगा। इसको मैथमेटिकली V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना है तो हमें उसकी जगह कुछ कांस्टेंट का यूज करना होगा। वो कांस्टेंट है R यानी कि रेजिस्टिविटी। तो अब फॉर्मूला हो गया V इज इक्वल्स टू IR। ओम्स लॉ की डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। इसमें एक कंडीशन ये भी है कि कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। अब हम समझते हैं हर जगह पर यूज होने वाले R यानी रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट करती है, रोकती है। इसका फॉर्मूला हम ओम्स लॉ से निकाल लेंगे। सो हमारे पास ओम्स लॉ है V इज इक्वल्स टू IR। इसको हम R इज इक्वल्स टू V बाई I कर देंगे। रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम होती है। अब सोचो कि अगर हमें करंट को कम ज्यादा करना हो तो कैसे करेंगे? इसके लिए हमें रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करना होगा और ऐसा करने के लिए हमारे पास ये डिवाइस होता है। ये है रियोस्टेट जो करंट की रेजिस्टेंस को वेरी करता है, कंट्रोल करता है। हर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है पर वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जो है रेजिस्टेंस वायर की लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना लंबा कंडक्टर उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस। इससे कंक्लूड हुआ R इज प्रोपोर्शनल टू L। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, मतलब जितना चौड़ा कंडक्टर उतनी कम रेजिस्टेंस। इससे कंक्लूड हुआ R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A और बाकी मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कंडक्टर सिल्वर का बना है तो इसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, पर अगर ये आयरन का बना होगा तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। जो हमने पीछे पढ़ा था, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इसको अगर कंबाइन किया जाए तो ये हो जाएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। और अगर हमें ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाना है तो हमें इसकी जगह कोई कांस्टेंट का यूज करना होगा। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? तो हम इसमें रो का यूज करेंगे। इसको बस एक सिंबल की तरह याद कर लो, घबराना मत। तो जो ये रो आया ना, इसी में सिल्वर की वैल्यू कम और आयरन की ज्यादा होती है, इसीलिए इन दोनों की रेजिस्टिविटी भी ज्यादा और कम होती है। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन है It is the fundamental property of material that resists the flow of electric current. Mathematically, rho is equals to RA by L और SI यूनिट ओम होती है। रेजिस्टिविटी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे चाहे कंडक्टर की लेंथ बढ़े या एरिया, रेजिस्टिविटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। मेटल्स और अलॉयज की रेजिस्टिविटी की रेंज 10 to the power -8 से 10 to the power -6 ओम्स पर मीटर तक होती है
और नॉन कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी 10 to the power 12 से 10 to the power 17 ओम पर मीटर होती है। कॉपर और एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, इसीलिए इनको वायर्स बनाने में यूज किया जाता है। और जो हीटिंग डिवाइसेस होती हैं ना, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, उसके कंडक्टर्स में अलॉय का यूज किया जाता है, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है तो वो जल्दी से गर्म हो जाते हैं और जलते भी नहीं हैं। अब हमें उस डिवाइस या कंपोनेंट की बात करनी है जो रेजिस्टिविटी क्रिएट करते हैं या लिमिट करते हैं या रेगुलेट करते हैं। एक रेजिस्टर ऐसी कोई भी चीज होती है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास न हो पाए। एग्जाम्पल फैन, टीवी, बल्ब या कोई भी दूसरा अप्लायंस। चलो अगर हम रजिस्टर्स को लाइन में यानी सीरीज में लगाएं तो क्या होगा। तो यहाँ हमारे पास एक सर्किट है जिसमें बैटरी, स्विच, एमीटर और 3 रजिस्टर्स सीरीज में लगे हुए हैं। रजिस्टर R1 में कुछ वोल्टेज होगा तो हम उसे V1 नाम दे देते हैं। वैसे ही R2 और R3 में भी होगा तो हम उसे V2 और V3 मान लेते हैं। इस V यानी वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए हमें ओम्स लॉ के V=IR के फॉर्मूले का यूज करना होगा। सो V1 का वोल्टेज IR1 हो जाएगा, V2 का IR2 और V3 का IR3। नाउ V=V1 प्लस V2 प्लस V3 यानी टोटल वोल्टेज और V=IR। सो IR=V1 और V1 IR1 के बराबर है। तो IR=IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I को कॉमन लेते हैं, IR=I R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो जाएगा तो टोटल रेजिस्टेंस R=R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी तीनों के सम के बराबर हो जाएगा। ये फॉर्मूला को आप सीरीज में लगे रेजिस्टेंस को निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, पर अगर रेजिस्टर्स पैरेलल में हो तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है। यहाँ हमने एक सर्किट लिया है जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है, एक बैटरी है, स्विच है, करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का यूज किया गया है और वोल्टेज मेजर करने के लिए पैरेलल में एक वोल्ट मीटर यूज किया गया है और 3 रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाया गया है। यहाँ पर भी ओम्स लॉ काम आएगा। V=IR को हम I निकालने के लिए V/R कर देंगे। लेट रेजिस्टर R1 में करंट I1 फ्लो हो रहा है और रेजिस्टर R2 और R3 में से करंट I2 और I3 फ्लो हो रहा है। सो I1=V/R, I2=V/R2 और I3=V/R3। टोटल करंट I=I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ I=V/R है, सो V/R=V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। V को कॉमन ले लेंगे, V/R=V ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कट जाएगा तो 1/R=1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। दोस्तों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन से ज्यादा एडवांटेजेस हैं। जब सीरीज में एक भी चीज या कंपोनेंट फेल हो जाता है तब पूरा सर्किट ही चलना बंद हो जाता है। एग्जाम्पल दिवाली वाली सीरीज पर अगर पैरेलल में कुछ खराब होता है, सब चलता रहता है। अलग अलग अप्लायंसेस को अलग अलग पावर की जरूरत होती है जो सीरीज कनेक्शन में सेटिस्फाई नहीं हो सकता पर पैरेलल में हो सकता है। थर्ड, पैरेलल रेजिस्टेंस में सीरीज रेजिस्टेंस से कम रेजिस्टेंस होती है, इसीलिए पैरेलल ज्यादा अच्छा होता है। अब छोटा सा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं जो कि है हीटिंग। जब एक कंडक्टर प्योरली यानी पूरी तरीके से रेजिस्टिव होता है तो एनर्जी उसमें से हीट के फॉर्म में डिसिपेट होती है, निकलती है और इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। हीट को कैपिटल H से डिनोट किया जाता है। हीट एनर्जी का एक फॉर्म है जो वर्क W के इक्वल होता है। सो नाउ यूजिंग द फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू W/Q। यहाँ W इज इक्वल्स टू H है तो V इज इक्वल्स टू H/Q हो जाएगा और H इज इक्वल्स टू VQ हो जाएगा। और यूजिंग करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू Q/T, we can write it as Q is equals to IT. अब putting this in H is equals to VQ, we get
H इज इक्वल्स टू VIT। अब है ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR। इसमें से बनेगा H इज इक्वल्स टू IRIT, सो H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ये जो I स्क्वायर RT है ना, ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो स्टेट करता है कि रजिस्टर के अंदर प्रोड्यूस हुई हीट स्क्वायर ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जिसको हम मैथमेटिकली H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर से शो करते हैं। और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, सो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। और हीट टाइम से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितनी ज्यादा देर उतना ज्यादा गर्म, सो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। सो इन तीनों को कंबाइन करके हमें मिला H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। और हीट की SI यूनिट जूल होती है, जिसे हम कैपिटल J से शो करते हैं। जैसा कि हमें पता ही है कि V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT में I को V बाय R रख दो, बस बन गया नया फॉर्मूला। H इज इक्वल्स टू V बाय R का होल स्क्वायर RT, दैट इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R स्क्वायर RT। इसमें R के एक स्क्वायर से R कट जाएगा, सो हमारे पास फाइनली आएगा H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर T बाय R। पर हीटिंग इफेक्ट का यूज किन चीजों में होता है? अपने आसपास नजर दौड़ाओ, आपको ऐसी बहुत सारी चीजें दिख जाएगी, जैसे कि हीटर, फ्यूज, इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि कपड़े वाली प्रेस, और भी बहुत सारी चीजें। हीटिंग कुछ जगह पर नहीं होनी चाहिए, जैसे कि टीवी, फ्रिज और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। इलेक्ट्रिक बल्ब, ये पीला वाला बल्ब तो सबने देखा होगा। इसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना हुआ है और उसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। इस बल्ब में मोस्ट ऑफ द पावर हीटिंग में यूज होती है और इसमें नॉन रिएक्टिव गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन और आर्गन भरी जाती है, नहीं तो टंगस्टन रिएक्ट करके जल जाता है। अगला डिवाइस है फ्यूज। फ्यूज एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को खराब होने से बचाता है इन द केस ऑफ शॉर्ट सर्किट। इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है ताकि शॉर्ट सर्किट के टाइम ये जल जाए और सर्किट ओपन हो जाए। चलो अब लास्ट इलेक्ट्रिक पावर को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। यानी पर यूनिट टाइम में किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज होती है उसे इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, जिसको हम P इज इक्वल्स टू E/T से शो कर सकते हैं। अब जैसे हमने हीट के फॉर्मूला देखे, वैसे ही पावर के फॉर्मूले भी देख लेते हैं। ये फॉर्मूले हीट के फॉर्मूले से ही बन जाते हैं। अब H इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक हीटिंग एनर्जी होती है, तो हम E की जगह इसे लिख सकते हैं। इसलिए P इज इक्वल्स टू VIT/T इज इक्वल टू VI, क्योंकि H इज इक्वल्स टू VIT होता है। यह हुआ पावर का दूसरा फॉर्मूला। अब पावर का तीसरा फॉर्मूला भी देख लो। P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT/T। यहाँ पर H को I स्क्वायर RT में पुट किया है, तो पावर हो गई P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। अब पावर के नेक्स्ट फॉर्मूले में H को V स्क्वायर T अपॉन R रखेंगे P इज इक्वल्स टू E/T में, और इससे हमें मिलेगा P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर T बाय RT, यानी P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। जैसा कि हम जानते हैं पावर की ऐसा यूनिट वॉट होती है और 1000 वॉट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट होता है। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होते हैं। इसे भी हम फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी कि 60 मिनट्स, और हर मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। इसलिए 1 घंटे के अंदर 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 दैट इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स होते हैं। अब 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड्स, तो इसका आंसर आ गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। तो दोस्तों यहाँ पर आपका यह चैप्टर खत्म होता